Yes, please. Good morning, everyone. So, in the previous part हम लोगों ने ग्रुप टू का पेपर नंबर 5 दैट इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स अपने आप में शुरू करा, जिसमें लास्ट लेक्चर तो जस्ट हमारी इंट्रो पार्ट पे काफी चली गई सिलेबस को लेकर एंड कुछ बातें हमने जस्ट एक फ्रेमवर्क सा टाइम फ्रेमवर्क बनाया था जहां पे हल्की हल्की बातें अभी शुरू करी थी और मेरा लास्ट वर्ड आपसे चल रहा था रिगार्डिंग द वर्ड ओपिनियन कि ऑडिटर को पर्टिकुलरली मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या करनी होती है, ओपिनियन प्रेस्क्राइब करनी होती है। और ओपिनियन अपनी होती है जी दो तरह की। वन इज कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड, सेकंड इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड का मतलब जहां ऑडिटर ये कह रहा है कि यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर showing true and yes the financial statements are free from material misstatements. Naya word. Yes, the financial statements are free from material, not misstatements, material misstatements. क्योंकि कल मैंने आपको एक हल्का सा वर्ड बीच में इंट्रोड्यूस करा था, दैट इज ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। हम हमेशा जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन सी होती है, रीजनेबल। क्या होती है? रीजनेबल मीन्स अ हाई डिग्री बट नॉट 100%। जैसे कहते हैं टू द बेस्ट, टू द मैक्स बट नॉट 100% गारंटी हम कभी देंगे ही नहीं। गारंटी वाले डेटोल वाले नहीं देते उनका भी 99 पॉइंट सा कौन सा एक कीड़ा है जो मर नहीं रहा। नेशनल वाइड कितने सालों से देखते आ रहे हैं, मतलब इनसे काम ही नहीं हुआ अभी तक, 25 साल से आप हो गए होंगे। आज भी इनकी लाइफ बॉय की एड आती है। जो भी है 100% तो वो नहीं बोल रहे, हम लोग कौन है बोलने वाले। इसीलिए हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमेशा एक सेफ्टी लाइन यूज करते हैं, क्या, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ and based on all the information and explanation given to me या given to us जो भी है, based on that I can say yes the financial statements are free from material word यूज करना कि हाँ बाकी मटेरियल को माड़ी मोटी चीज रहेगी होगी, शायद मैंने नोटिस नहीं करी होगी, वट एवर। सर मैं उसके बारे में कंसर्न नहीं हूँ। हाँ इतना कह सकता हूँ कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट से ये रहित है, दूर है, ताकि जो तुम्हारे यूजर्स हैं वो बेस्ड ऑन दैट एक इकोनॉमिक डिसीजन ले पाएंगे, बना पाएंगे इजिली। दैट्स इट। मैं वही कह रहा हूँ, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया वर्ड देकर जाऊंगा। एंड आज नेक्स्ट आगे सर मॉडिफाइड हमने बात करी थी। मॉडिफाइड में यही लैंग्वेज उल्टा कर दो, बट मॉडिफाइड में दो तरह के व्यू पॉइंट है, इसको ना बीच में लाया करो क्वालिफाइड। ये वैसे ही इन बिटवीन है, ये दोनों का हाइब्रिड है। किसका? एडवर्स का या डिस्क्लेमर का, ये दोनों का हाइब्रिड है। इट इज नॉट ओपिनियन, मतलब ये हाइब्रिड है, ये तो यूज देखना पड़ेगा कौन सा करना है। मेन मॉडिफाइड में ओपिनियन कौन होती है? दो, एडवर्स या डिस्क्लेमर। एडवर्स का मतलब या डिस्क्लेमर का मतलब, व्यू पॉइंट आज ही सुन लो, पहले दिन में ही क्रक्स देके जा रहा हूं। एडवर्स ओपिनियन देना या डिस्क्लेमर ओपिनियन देना डिपेंड्स, ऑडिटर काम कर पाया या ऑडिटर काम नहीं कर पाया। अगर तो ऑडिटर काम कर पाया, ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर का काम क्या है? बुक्स को एग्जामिन करना, ऑडिट प्रोसीजर लगाना, ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करना एंड बेस्ड ऑन दैट ओपिनियन प्रेस्क्राइब करना, यही मेरा काम है। आज इस पे थोड़ा डिटेल में चलेंगे ऑडिटर का काम क्या है, बट बेसिक पॉइंट तो पता ही है, मेरा काम है एविडेंसेस कलेक्ट करना, क्योंकि आई हैव टू रिपोर्ट। आई हैव टू रिपोर्ट, तुमने कहा एक रिटर्न रिपोर्ट के जरिए मुझे क्या करो, इसको ओपिनियन प्रेस्क्राइब करो, बट बेस्ड ऑन सम व्हाट एविडेंस। एविडेंस ही नहीं ले पाया। एविडेंसेस कहां से मिलते हैं? प्रोसीजर लगाकर, प्रोसीजर ही लग नहीं पाए। वट एवर बी द डिस्क्रिपेंसी, वट एवर बी द प्रॉब्लम, वट एवर बी द डिफिकल्टी, मैं जस्ट एक सिंपल वर्ड आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऑडिटर काम कर पाया या नहीं? अगर ऑडिटर काम कर पाया, मतलब उसको एविडेंसेस मिले, उसने प्रोसीजर लगाए, एविडेंसेस मिले, एंड ही इज कंक्लूडिंग दैट financial statement do not showing true and financial statements are not free from material, कंक्लूड कर पाया ना, दिस इज ओपिनियन। दिस इज ओपिनियन, मैं कंक्लूड कर रहा हूं ना, कुछ कह रहा हूं, फाइनली वर्डिक्ट दे रहा हूं, दैट इज ओपिनियन।
एंड वो भी थोड़ा बड़े एक्सपोजर लेवल की, तभी तो एडवर्स दे दी। और एक कल आपने वर्ड सुना था बीच में, जहां पे वर्ड क्या आया था, क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब आप लोगों ने क्या पढ़ा कि क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है पर्टिकुलरली सर, एक्सेप्ट दैट। जैसे आपने पूछा सर मतलब ऑडिटर, सर मतलब सब कुछ ही गलत है, पूरी एफएस ही गलत है इनकी, या मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है। मतलब मैं वहां पे जो फाइंड करना चाह रहा हूं, जो वर्ड आपसे सुनना चाह रहा हूं, क्या मिसस्टेटमेंट्स सिर्फ मटेरियल, या मटेरियल एंड प्रिवेसिव है। प्रिवेसिव मींस ऑल, हर जगह फैली हुई है। मैं क्या जी, मैं गलत किस किस को कहूं, सारा जहान ही गलत है। समझे बात, हमारी मोटी चलेगी शेर शायरी। सो इन दैट केस मैं गलत किसी एक को क्यों कहूं, सारी एफएससी गलत है जी। कोई एक असर्शन होती, मैं भी क्या कहता, एक्सेप्ट दैट, इसको छोड़ दो, बाकी सही है। एक हुई, दो हुई, या फिर वो एक ही मेन है। हम ये भी तो सोचें। अल्लाह कहता है सर क्या गलती है, छोटी सी तो गलती है। जैसे कहूँ जी बैलेंस शीट में क्या गलती है, कुछ भी नहीं, छोटी सी गलती करिए, कहते क्या फिक्स एसेट गलत लिख दी। बचा क्या पीछे, एसेट्स में मेन कंपोनेंट ही कौन है, उसका एक्सपोजर भी तो देखना पड़ेगा। मैं मतलब एक तरफ नहीं चलूंगा, ये प्योर टॉपिक ना, ये सब्जेक्ट आपका जो है ये जजमेंटल है। जगह 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 ये तुम्हें डिसीजन मेकिंग पे आके रोकेगा, व्हाट टू डू, कि अब सोच इसके बारे में क्या करना है। दैट इज कॉल्ड एज कि अगर तो भाई साहब, अगर तो भाई साहब वहां पे क्या है, मटेरियल भी है एंड क्या है, प्रिवेसिव। क्या है, प्रिवेसिव मींस ऑल लेवल्स, हर लेवल पे है, कुछ छोटी मोटी गलती नहीं है, जगह जगह पे है। तो मैं किस किस को छोड़ूं, किस किस को सही कहूं ना जी, एडवर्स, पूरी ही रिपोर्ट क्या जाएगी, एडवर्स। बट अगर आपने कहा सर छोटी मोटी गलती है, कोई बड़ा मैटर नहीं है, मटीरियल है, अच्छा एक और चीज, चीज ही इमटीरियल है, फिर तो मैं वैसे ही केयर नहीं करता। मैंने तो पहली वर्ड क्या बोला, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, इमटीरियल की तो मैं केयर ही नहीं करता। मतलब बेयर मिनिमम वर्ड क्या होगा, मटेरियल। सिग्निफिकेंट तो है बट प्रिवेसिव नहीं। क्लियर। अब यहां पे पर्टिकुलरली हमारे पास वर्ड आता है एक्सेप्ट दैट, का मतलब कि वो आइटम, वो मिसस्टेटमेंट सिर्फ कौन है जी, देखो जी अगर तो ये है, आप एक काम करो, क्लाइंट का भी काम चल जाएगा, ऑडिटर भी सेफ है, मुझे भी डर नहीं है किसी बात का, क्यों, मुझे जिसके लिए एक्सेप्शन लगानी थी मैंने लगा दी, बाकी सही बोल दिया। जैसे मान लो इनकी एफएस में 10 असर्शन है, 10 में से कोई एक गलत है, मैं क्या लिखूंगा, एक्सेप्ट दैट, बाकी सही। इनका भी काम चल गया, मेरा भी चल गया, दैट इज क्वालिफाइड। ये कौन सी ओपिनियन होती है, मैंने बस उतना सा एरिया क्या कर दिया, क्वालिफाई कर दिया, कि ये बस क्वालिफिकेशन है जी मेरी, बाकी ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिफाई। अब एक वर्ड होता है, मैंने वर्ड ही क्या लिखा हुआ है डिस्क्लेमर के नीचे, वर्ड क्या है, अनेबलनेस। व्हाट डू यू मीन बाय अनेबलनेस, जहां ऑडिटर, सिंपल वर्ड्स में, जहां ऑडिटर काम ही नहीं कर पाया। अब इसको थोड़ा और इलाबोरेट करें, काम ना कर पाने का मतलब, सर ऑडिटर प्रोसीजर ही नहीं लगा पाया, ऑडिट अपने एपीज, एपीज ऑडिट प्रोसीजर्स लगा ही नहीं पाया। एंड जब ऑडिट प्रोसीजर ही लगा नहीं पाएगा, एविडेंस कहां से मिलेंगे, एविडेंस ही नहीं मिलेंगे, कंक्लूड कहां से करेगा, कंक्लूड ही नहीं करेगा, रिपोर्ट कहां से देगा। फिर वहां पे वर्ड हम क्या कहेंगे, सर मैं ओपिनियन दूंगा नहीं, ओपिनियन को डिस्क्लेम करूंगा। कि मैं लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या यूज करूंगा, हमें बुलाया गया था, हमें हायर किया गया था, वी आर एंगेज्ड, या वी वर एंगेज्ड, हमें रखा गया था किस पर्पस के लिए, ऑडिट करने के लिए, बट वी शो अवर अनेबलनेस कि हम काम नहीं कर पाए ड्यू टू द रीजंस स्टेटेड इन द पैराग्राफ, लिखे हुए हैं जी, पढ़ लो वहां से। पर दिस इज नॉट एन ओपिनियन, आई एम डिस्क्लेमिंग इट, आई एम डिसऑनिंग इट, कि मैंने कोई इसके ऊपर ओपिनियन। लोग अल्टीमेट मान लो मार्केट में डिस्क्लेमर गया, कौन सा गया, डिस्क्लेमर, कोई ऑडिटर ने इनके बारे में गलत कहा है, मैंने गलत में ना, मैंने सही कहा ना, मैं तो डिस्क्लेम दे रहा हूं। गलत कहना क्या है, ये समझो चीजों को लॉजिकली, कहां पे कौन सी ओपिनियन जाती है। सो बेस्ड ऑन दैट मैं आज आपको जो प्रोसीजर लेने जा रहा हूं, पहले आगे आप अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाएं। सर ऐसे तो बातें बहुत हैं करने वाली। सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे, आपकी बुक में जहां भी स्पेस पड़ी होगी, क्लियर, ये इंडेक्स के पीछे देखना है, चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में,
चैप्टर 1 के स्टार्टिंग पेज में कहीं स्पेस पड़ी आपके पास, या बिल्कुल फ्रंट पेज, सबसे पहला पेज बुक का खाली पड़ा होगा, या सबसे लास्ट में, चलो आ जाओ, सबसे लास्ट में एक नोट्स वाला पेज है। ये सर आप सारांश लिखने जा रहे हैं बस। अब इस पे आज मैं चाहे 10 मिनट बोल लूं, आप कल को इस पे 10 घंटे बुलवा लो, सारा ऑडिट इसमें बसा हुआ। आगे से आगे से आगे ब्रांचेस ट्रीज जितने मर्जी इलेबोरेट कर लेना उतना चला जाएगा, और आप लोग भी साथ साथ चलोगे। पर अभी तो आप सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिख रहे हैं ना, जब टॉपिक्स पढ़ लोगे अंदर से चले जाओगे तो मैं ऑन टिप्स सारा टॉपिक भी वर्ड टू वर्ड आगे याद रहेगा। सुनिए, सबसे पहले सर मैं आप लोगों को जो लिखवा रहा हूं यहाँ पे, दैट इज ऑडिट प्रोसेस। ये कहीं रिटर्न नहीं है, अगर हम इसको कहते हैं पर्टिकुलरली कहीं आपको राइटिंग में मिलेगा, ये आपका मतलब एक क्रक्स निकाला हुआ है। कोई भी ऑडिटर किसी भी एंटिटी का अगर ऑडिट करेगा तो पर्टिकुलरली उसको इन प्रोसेस इन स्टेप्स के द्वारा चलना पड़ेगा। इनमें पर्टिकुलरली कुछ एक आधा प्लस हो जाए, किसी में माइनस हो जाए, बट दिस इज द कॉमन कॉमन पैटर्न। हाँ जी बच्चे, कॉमन पैटर्न जो पर्टिकुलरली यहाँ पे चलने वाला है, दैट इज हम तो उन अप्रोच के ऊपर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके ऑफ, चलिए नंबर 1, सबसे पहले जो होता है, मैं कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी इलेबोरेशन दूंगा, और मेरा मेन आज का लेक्चर है कि आप चैप्टर 1 फ्रॉम द बुक क्या करें, स्टार्ट करें, नहीं तो ऐसे तो ओपन लेक्चर तो बहुत चलते रहेंगे। सबसे पहले होती हैं जी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एज द वर्ड states itself, before engaging, before appointing the auditor, ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले कुछ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज होती हैं जो ऑडिटर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, अपने आप को चेकआउट करेगा, क्या वेदर इट इज फिजिबल कि इनका ऑडिट लेना चाहिए, क्या हमें इनका काम करना चाहिए, दैट इज क्लाइंट एक्सेप्टेंस। क्या वर्ड बोलते हैं? अब ये थोड़ी पैसों के मामले में जो भी करेंगे, पहले अपने को हिसाब लगाना पड़ेगा, वेदर आई एम इक्विप्ड विद दैट नॉलेज और नॉट। देखो जी, आज काम पकड़ा है प्रोफेशनल बिहेवियर एथिक्स, प्रोफेशनल बिहेवियर भी मेंटेन करना पड़ेगा, नॉलेज भी अपडेट रखनी पड़ेगी। क्या फायदा काम पकड़ने कल को ना कर पाए, गलत बात। दैट इज, देयर आर सम एक्टिविटीज, तीन एक्टिविटीज होती हैं, तीन एक्टिविटीज होती हैं जिनमें से एक तो मैंने आपको बताई, वर्ड बोलते हैं परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स, जिसको वर्ड बोलते हैं परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द क्लाइंट एक्सेप्टेंस, इवन क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस। मैंने आपका लास्ट ईयर ऑडिट कर दिया, क्या गारंटी इस बार भी करूंगा? क्या जरूरी है कि इस बार करूंगा? क्लाइंट पीछे पड़ेगा, नहीं अब तो आपको करना पड़ेगा। मैं कहा क्यों, वन से एप्लीकेबल वाला पॉइंट है, मैं नहीं कर रहा। आपको ये प्रोसीजर्स एवरी टाइम, हाँ बस वर्ड ये चलेगा, अगर पुराना क्लाइंट है आपका तो वर्ड आएगा क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस। क्या वर्ड आएगा? अगर पहली बार क्लाइंट आपके पास आया तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस। बट आपको प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे दैट आर गाइडेड बाय एसए 220, क्वालिटी कंट्रोल, वो बताएंगे बताएंगे समझाएंगे कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि क्लाइंट का काम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड फाइंडिंग योर सेल्फ इंडिपेंडेंट, the most needed thing in the preliminary engagement activity, number one is independence. Is there any threat to the independence? कहीं मैं दिक्कत में फंस तो नहीं जाऊंगा इनका ऑडिट लेने से, कहीं मेरे पे कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं आएगा, कहीं मेरी क्वालिटी पे कोई इशू तो नहीं आएगा? क्योंकि जहां इन चीजों पे इशू आया फिर तो ऑडिट करने का फायदा ही नहीं, छोड़ो करें। आईसीए तो सीधा कहता है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज हो गए, कॉम्प्रो आपने कर लिया, फिर क्या फायदा ऑडिट करवाने का? हमने डे वन पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड्स ने, एथिक्स ने, जगह जगह हर, इवन एक्ट ने भी, कई लॉ में भी लिखा हुआ है, जैसे कंपनीज एक्ट ने लिखा, पढ़ चुके हो। ऑडिटर नहीं, वर्ड क्या लिखा हुआ? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। हमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर चाहिए, सिंपल ऑडिटर थोड़ी चाहिए जो किसी और की बात माने, अपनी राय दे, तेरे अकॉर्डिंग क्या है, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है, दैट्स इट। अगर ये एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करी, ये चले मेरे को एंगेज करने, कहाँ भाई, रुक जा रुक जा, पहले मैं हिसाब लगाऊंगा काम पकड़ना है या नहीं। अब दिन में 36 कॉल आती हैं,
36 लीड आती हैं, हम सारी एग्जीक्यूट थोड़ी करते हैं। जो काम का बेकार किए, कुछ और है फलाना, लिटरली। चलो मेरा अब इन दिनों टाइम ज्यादा इस तरफ जाने लग गया रिगार्डिंग दैट, तो हमने खुद ही अवॉइड करना शुरू कर दिया कि जो काम मैं नहीं ले रहा, सॉरी, मैं नहीं टेकअप कर रहा। मैं उल्टा रेफर कर देता हूँ कि एक काम करो, हमारे क्लीग हैं वो कर देंगे। अब क्यों? वहां पे सर अगर मैं मान लो सपोज उस चीज में मैं अपडेटेड नहीं हूं, सिंपल सी बात, कि मैं उस एरिया में अपनी कोर कंपिटेंसी नहीं रखता, क्या मुझे काम लेना चाहिए? क्यों? ऐसे हालात में तुम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करोगे, एंड जहां क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज आया, कॉम्प्रो आया, वहीं आईसीआई की रेपुटेशन पे दाग। और आपा नहीं चाहते 75 ईयर ऑफ एक्सलेंस उन्होंने अपनी बनाई है। आईसीआई कौन है सर? आईसीआई कोई अलग से थोड़ी है, हम लोग ही आईसीआई, हम लोग ही तो हैं। और आपा एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, सबसे बड़ी मेन बात, एक कम्युनिटी को तुम लोग रिप्रेजेंट करते हो। आफ्टर बिकमिंग, जैसे कहते हैं नहीं, पर्टिकुलर आफ्टर बिकमिंग अ सच प्रोफेशनल, यू आर बेसिकली अ पब्लिक इमेज। आप अपने आप में थोड़ी हैं। अब हमें एज पर प्रेजेंट दिक्कत बहुत आती है, पर्टिकुलर अगर मैं चलो दिक्कत कहूं इसको या जो मर्जी कहूं। अब बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेशनल, अब ये थोड़ी हर चीज में ओपनली कुछ ना कुछ करते फिर जाएंगे मार्केट में। क्यों? अब एट प्रेजेंट, हम पहले ना जब 2018 में या 17 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, हम कहते पंचकुला कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, यहाँ कोई नहीं जानता। आज हम कहते हैं पंचकुला बहुत छोटा है। जहां भी किसी मार्केट में जाता हूँ, कहीं भी सामान लेने जा रहे हैं, कुछ भी नॉर्मल परचेजिंग, फैमिली से जा रहे हैं, 100% दो तीन बच्चे, पेरेंट्स वगैरह, कोई ना कोई मिलने ही मिलने। हम कहते हैं यार हमारी तो सोशल लाइफ ही खत्म होती जा रही है। कहीं बैठना है, कहीं जाना है, कहीं और है, पता लगे हैं रेडी पे कुलचे खाते फिर रहे वे मार्ट साहब मिले थे वहां पे। एज अ पब्लिक इमेज हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज कोई ये नहीं कहेगा धीरज गोयल मिला था, सीए धीरज गोयल मिला था, एंड बेस्ड ऑन दैट वो साथ में रेपुटेशन, आपके साथ साथ रेपुटेशन किसकी चल रही है? आईसीआई। आप ही उनकी रेपुटेशन को चार चांद लगाने वाले हो, चार चांद हटाने वाले हो। समझे ना पॉइंट? इसीलिए इन चीजों के लिए इन्होंने पहले क्या कहा, कहते पहले प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर। ये थोड़ी पैसे ऑफर हो रहे हैं, फीस ऑफर हो रही है, जो मर्जी काम करवा लो, खाली बैलेंस शीटों पे साइन करा लो, खुद ही बदलियो एनपी जा, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले चलता होगा, अब नहीं। हाँ मैं ये भी नहीं कहूंगा पहले नहीं चला, बहुत चला। पुराने सीएस जितने बैठे हैं, चुप ही भली, बहुत काम चले हैं। जब से ये कल आपको पता है ना यूडिन, ये जब से ये 18-19 के बाद ही आया, तकरीबन 2018-19 के बाद ही, एंड उसके बाद तो फिक्स ही कर दिया, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा बिना यूडिन लगे कहीं एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। उल्टा क्लाइंट वापस आ जाएगा, सर एक वो नंबर था लगाइए जो तुम लगाते हो। कहता कुछ रह गया जी, बैंक को उन्होंने वापस भेजा है, लगवा के लेके आओ। मेरे को तो समझ नहीं आया। मैं कहा हमें समझ में आ गया कि अब लगाना पड़ेगा। पहले क्या था, जो हाँ मर्जी साइन करके तो कोई परवाह ही नहीं है। ऊपर से मोदी साहब आ गए इस टाइम में, ये पहले इन साथ में ले आए नाफरा को। हमारा सबका बाप बन के तो नाफरा बैठा है, जो अल्टीमेटली क्वालिटी, जो आईसीआई, आई आईसीएसआई या आईसीएमएआई, जितनी भी अकाउंटिंग बॉडीज काम कर रही हैं, इनके मेंबर्स को रेगुलेट करने के लिए कौन बैठा पीछे? नाफरा। कि बिग फोर्स वाले कांपते हैं जब नाफरा का रिव्यू आता है। इनके क्वालिटी ऑडिट्स होते हैं, या टॉप 10 फर्म्स जितनी भी सीए बेस, मतलब हाई स्केल, ये है फर्म का एक है, मतलब क्राइटेरिया आईसीआई का, जो नाफरा के अंडर फॉल करती हैं। सर बारीकी तक है, छान के रख देते हैं अल्टीमेटली क्या चीज है ये। कॉम्प्रोमाइज कैसे कर आप लोगों ने, एंड हैवी पेनल्टीज। ये नहीं पता आपका लाइसेंस डी बार कर दें, सस्पेंड कर दें। ये चीजें बड़ी हैं, छोटे मोटे स्केल पे ऐसा कुछ जल्दी जल्दी देखने को मिलता नहीं, हमें लगता है शायद ऐसा है नहीं। सब है, सब है, डिपेंड्स अपॉन द एक्सपोजर, कहाँ पे आप अपने आप को लेकर जा रहे हो। अब बड़ी बड़ी सीए फर्म्स हैं, वो आती है इनके अंडर है। जब रिव्यू खुलते हैं, ये एक बार ऑडिट पैकअप होने दे, 30 नवंबर या 31 दिसंबर तक सारा रिव्यू ओपन हो जाएंगे सबके। लिस्टेड वालों के तो आए पड़े, नाफरा तो लगी हुई है काम पे, हाँ भी ले आओ फाइल, ऑडिटर ने क्या ऑडिट करा देखें तो सही। एंड कंपनी की शामत तो बनाएंगे बनाएंगे ऑडिटर की पहले।
तभी क्या होता है, कई बार पीडब्ल्यूसी पे पेनल्टी लग रही है, कभी ईवाई पे पेनल्टी लग रही है, डेलॉयट पे पेनल्टी लग रही है, वो चलते हैं सर। ये सारी थिंग्स होती हैं, दैट इज प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टीओई, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्लैरिटी तो कर लो माइंड में, क्लैरिटी तो कर लो माइंड में कि पर्टिकुलरली सर अपा मतलब काम करूंगा ठीक है, हाँ बट मेरी कुछ शर्तें हैं, या मे भी कुछ शर्तें क्लाइंट की भी हो सकती हैं। और जैसे फाइंडिंग द स्कोप, कि आप कहाँ कहाँ तक सर कैसे ऑडिट करोगे, जरा बताओगे एक बार, मतलब क्या क्या चीजें कवर करोगे, हाँ पूछ सकते हैं, इसमें हर जगह। आपको नहीं लग रहा कि ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में जस्ट एक है तो एग्रीमेंट ही है, ये वही तो चीज बन रही है, ये एग्रीमेंट ही तो बन रहा है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जिसको वर्ड बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। फाइंडिंग, हम सबसे पहले अपना एंगेजमेंट लेटर लेंगे कि आपने मुझे क्या करा है, अपॉइंट। पहले टर्म्स क्लियर करो, इतनी फीस होगी, ये काम आपका होगा, ये काम मेरा होगा, इस तरह की रिपोर्ट हम आपको बनाकर देंगे। कल को मेरे को 3-5 नहीं चाहिए किसी बात को लेकर। और ये मैनेजमेंट वाली बड़े शैतान लोग हैं, पहले तो सब कुछ करवा लेंगे, हाँ हाँ बस आप ऑडिट करो जी, ऑडिट करो जी। धीरे 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 ना स्कोप लिमिट करना या एक्सटेंड करना क्या कर देते हैं शुरू। और आपका तो हर बात के पैसे लेते हैं, सिंपल सी बात। हम क्या कहेंगे सर, ये हमारे बीच में एग्रीड नहीं था, ये हमारे बीच में एग्रीड नहीं था, आपको करवाना है, रिलेटेड सर्विस है, सेपरेटली चार्जेबल, करवा लो। ऐसे बहुत आते हैं लोग, पर्टिकुलरली कोई भी मान लो जैसे 1 साल का हमने पर्टिकुलर, आजकल एनुअल पैकेज चलते हैं अपने वाले में। सीए प्रोफेशन में भी क्या होने लग गया, एनुअल पैकेज। नेचुरली फिर लमसम एक ही बंदा करेगा सारे काम जितने करेगा। अब इन दैट केस पर्टिकुलरली फिर उनको होता है कि कुछ सर्टिफिकेट साइन करवाना है, कुछ और साइन करवाना है। यार साल भर की रिक्वायरमेंट में कब क्या नया कंप्लायंस आ जाए, फ्री में थोड़ी करेंगे। इसीलिए राइटिंग में सबसे पहले हम लोग क्या लेकर चलते हैं, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पहले लिख, तुम्हारा स्कोप, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे मान लो एफएस तुम बनाकर दोगे, मैं जस्ट उनका क्या करूंगा, ऑडिट। क्लैरिटी करो, नहीं माड़ी माड़ी बात के ऊपर ना लड़ाइयां हुई, सिंपल सी बात। और जहां डिस्प्यूट्स हुए ना काम तुम कर पाओगे, क्या फायदा फिर डिस्क्लेमर देके बाहर निकलेंगे। हम कहते नहीं, मैं देखो पहली बात, क्लाइंट बड़ा या हम बड़े, सोचो पहले, क्लाइंट बड़ा या हम बड़े, हम। पहले तो ये व्यू पॉइंट चेंज करो, उनको हमारी जरूरत है, हमें उनकी नहीं। क्यों, एज पर द कंप्लायंस वर्क लॉ, ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैल्यू लेके बैठा है, लोग तुझे ढूंढते आएंगे, तुझे नहीं ढूंढना उनको। तो अपनी लात ऊपर रखो। क्लाइंट की हिम्मत क्या पर्टिकुलरली कि अपने पे कुछ बोल जाए या कुछ और कर जाए। सर आप अपनी टर्म्स पहले रखो कि जी मैं काम करूंगा, बेशक करेंगे। और ना टैक्ट होते हैं सर काम करवाने के, वे ऑफ टॉकिंग, बातों में सारी चीज बात हो भी जाती है और बंदे को पता भी नहीं लगता कि अगला क्लियर कर गया बात। ये दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस, दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस। डे वन बंदा गलती करता है, फिर दूसरी बार तीसरी बार धीरे धीरे बंदा सीखता है। हमने ये चीजें बड़ी सीखी, हमने ये चीजें बड़ी सीखी हैं, क्लाइंट डीलिंग, पेरेंट्स डीलिंग एंड ऑल, स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। बिहेवियर्स नोट करने, मतलब कौन पर्सन कैसा है, उसको कैसी फीस कोट करनी है, किस लेवल पे उसको कोट करना है, क्या सर्विस इंक्लूड करनी है, क्या नहीं करनी है, हर चीज। क्योंकि हर पर्सन की नेचर सेम नहीं होती, पर्सन बेस्ड आपको इक्का शो करना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा कैसा है, बेस्ड ऑन दैट आपको अपनी पिच मेंटेन करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो कई बार सामने वाला पर्सन ज्यादा ही पर्टिकुलर है, इससे तो स्ट्रिक्ट वर्डिंग में बात करो, सर ये लिखा हुआ है तो यही। कोई सामने वाला पोलाइट बंदा, कोई बात नहीं सर आपके लिए ये भी कर देंगे, ये भी करवा देंगे बीच में, कोई इशू नहीं, कोई इशू। हर तरह का अलग अलग सिस्टम है, बट सर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर करना बहुत जरूरी है, एंड दैट मस्ट बी इन द राइटिंग। और राइटिंग में आजकल ईमेल भी करवा लो तो भी चलेगा, ईमेल भी तो क्या है, राइटिंग मोड है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑन सेकंड वर्ड आता है, जब ये मेरी बातों पे क्लियर कर गए, मेरी बातों पे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मतलब एग्री करना शुरू कर दिया, हाँ सर आपकी बात बिल्कुल सही है, जो जो टर्म्स आपको हो गए उन उन टर्म्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। मैंने प्रोसीजर लगाए, क्लाइंट एक्सेप्टेंस भी रेडी आई, इंडिपेंडेंस चेक करी, इवेलुएट करी, वो भी मेरी सही आई। नाउ यहां पे ऑडिटर को क्या कर लिया जाएगा, एंगेज, ऑडिटर एंगेजमेंट।
ऑडिटर की एंगेजमेंट, एंगेजमेंट स्टैंड्स फॉर अपॉइंटमेंट, कि फाइनली फिर यहां पे ना एक वर्ड TOE के साथ SA 220 कंप्लायंस, हल्का सा वर्ड दे रहा हूं, क्लियर, हल्का सा वर्ड दे रहा हूं। देन सर ऑडिटर की यहां पे क्या कर ली जाएगी, एंगेजमेंट कर ली जाएगी, दैट मींस आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा, क्लियर। एंड नाउ अब मैं पूर्ण तरीके से इनका ऑडिट करना शुरू कर सकता हूं, जो अपने पहले के विधि कार्य जो भी थे अपन सारे पूरे कर लिए, क्लियर। पर जब तक मन करे तुम अपॉइंटमेंट लेटर लेने को फिर रहे हो, इंडिपेंडेंस तो ब्रीच होएगी। और तुझे पहले दिन पता है, एक बात बता, तुझे पहले दिन पता है कि यहां पे कॉम्प्रोमाइज होएगा, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या आपको क्लाइंट का काम करना चाहिए? ऐसे ही कहता ड्रॉप दैट पार्ट। क्यों? मुझे पता तू फिर भी छोड़ के भागेगा, क्या फायदा यार, अगले को पहले ही रास्ते डाल दे। ना जी, मैं आपका काम नहीं कर सकता, आप कहीं से करवा लो, मैं उल्टा 4 बंदों के नाम तक बता दूंगा कि उनसे करवा लो और बोलो, पर मैं नहीं करूंगा। क्यों? मैं एथिकल रहना चाहता हूं, मैं अनएथिकल काम करना ही नहीं। समझे ना पॉइंट? अब बहुत सारे पर्टिकुलरली प्रोफेशनल्स, प्रैक्टिस CAs ऐसे हैं, लिटरली ऐसे हैं, पहली बात तो सच अ ग्रेट एज अचीव कर चुके, एंड वो ना एक रेपुटेशन मार्केट में घूमनी शुरू हो जाती है आपके बारे में, कि वो किस तरह के CA हैं, स्ट्रिक्ट हैं या नॉर्मल हैं, क्या हैं, क्लियर, मतलब एथिकल हैं या अनएथिकल, या सैमी भी होता है एक मौका देख के। समझे ना पॉइंट? नहीं, जो बंदे मतलब एथिकल हैं, उल्टा क्लाइंट को समझा के भेजते हैं, फालतू बोलना दियो उनके सामने, कि अगर कह दे कि इधर उधर की सेट करो, ये करो, फलाना करो, प्रॉफिट ऐसा कर लेंगे, वो सलाह देगा भाई, कौन बताएगा? CA साहब बताएंगे, कि उल्टी सीधी बात भी ना कर दियो, बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े एथिकल हैं। फिर अगली ना रेपुटेशन, एक रेपुटेशन ये भी है, सही काम करवाना है, टॉप का काम करवाना है, फलाने CA के पास जा। गलत काम करवाना है, वो फेमस है, उसके पास जा। अब आपने अपनी रेपुटेशन किस वाले में बनानी है, वो तुम्हारे पे डिपेंड है। पर मार्केट में एग्जिस्ट तो दोनों करेंगे, यदि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा? नाम तो फिर भी है, पर है बदनाम है। अपा चाह रहे हैं अपना अच्छा नाम बने, तो तुम्हारे रवैये पे डिपेंड करेगा डे वन से, आपने प्रैक्टिस कौन सी ऑप्ट करी है, आपने एथिकल प्रैक्टिस ऑप्ट करी है, या एटलीस्ट, मैं बिल्कुल एथिकल को भी प्रमोट नहीं कर सकता यार, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, बीइंग अ फ्रेशर तो स्पेशली, आप एथिकल हो जाओगे आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 12 15 ईयर्स की प्रैक्टिस के बाद आप एथिकल में कन्वर्ट हो जाओगे। क्यों? तब तुम्हारी पब्लिक इमेज वैसे बहुत बड़ी बन जाएगी। बट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं बंदा कॉम्प्रो कर ले। हम कहते हैं अगर करना भी पड़ जाए ना, उतना का करना कि जिसमें अपन कल बात कर रहे थे कि दाल में ही कुछ काला हो, बस सारी दाल खराब ना हो, बस वो काम ना हो कि बिल्कुल ही फट्टे चक्के हुए हैं, कोई दिक्कत ही ना, मानो लो जी, कोई बात ना, खाली बैलेंस शीट खुद ही भर लियो, छोटे बच्चे प्लस 1 से भरवा लियो, फाइनल अकाउंट्स आता तो है बनाना उसको, ये काम ना हो, कि बिल्कुल ही मजाक ना बन जाए अल्टीमेटली, कि ठीक है यार, अगर 80%, आप अगर कहते हो ना 100% काम आपको परफेक्ट मिलेगा, क्लाइंट इतना सही मिलेगा, भूल जा, ऐसे तो काम ही नहीं कर पाएगा। जैसे आप कहते हो सच बोलना, क्या सब कुछ भी सच बोलना सही है? समटाइम इट इज रॉन्ग, कि इतना भी सच नहीं बोलना था भाई, कोई बात, समझे ना पॉइंट, जरूरी होती है चीजें, कुछ लूप होल्स में है, पर वो इतना शो हो कि आप लगे कि हाँ ठीक है, आपने इंडिपेंडेंट होकर काम करा है, आपने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करा है, सामने वाले को इस बात का ना बताओ, तुझे बताओ कि मैंने यहाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करा है। अगर तो ये बिहेवियर है, आप एथिकल में काउंट होंगे, आप एथिकल में काउंट होंगे, सामने वाले को भनक ना लगे कि मैंने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करा है, ये चीज। अगर अल्टीमेट ओपन मार्केट को सबको पता है कि मैंने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करा है, फिर तो आप है ही अनएथिकल, ये चीज। सो यहां जब ऑडिटर को एंगेज कर लिया जाएगा, अपॉइंट कर लिया जाएगा, नाउ ऑफिशियली मैं अपना काम क्या करूंगा, शुरू करूंगा, जिसमें सबसे पहले तो वट फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट, एक नॉर्मल सोचो, इन्होंने बिठा लिया, हाँ सर ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऐसे ऐसे, इसका अपन ने क्या करना है, ऑडिट करना है, मैं कहा हाँ जी हाँ कर देंगे। नाउ फर्स्टली व्हाट आई विल डू, फर्स्टली क्या चीज, कंपनी के मैनेजमेंट को जानेंगे कि क्या क्या ऑब्टेनिंग नॉलेज, इसको अगर एक ओपन वर्ड, ब्रॉडर वर्ड कहा जाए, फर्स्टली आई विल प्लान द ऑडिट, मेक द स्ट्रेटेजीज,
मेक द प्रोग्राम्स, एंड वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो क्लाइंट हल्की से तो मैं यहां भी जानूंगा, यहां से प्रीलिमिनरी, बट वहां मैंने सिर्फ इस पर्पस के लिए जाना था कि मैं काम एक्सेप्ट करूं या मतलब जैसे एक एग्जांपल आएगी, इसको वर्ड बोलते हैं फाइंडिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी बरकरार है? सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। पता कि बेईमान लोगों की टोली एक तरफ है, उनका ऑडिट मैंने पकड़ दिया, सरदार मुझे बना दिया, मैं फंस गया वहां पे। अब ऐसे बंदों का लीडर बन के मैं क्या करूंगा? मैं तो वहीं पे जवाब, मैं नहीं ऑडिट करूंगा। मार्केट से रेपुटेशन पता करी, ऐसी टोली का मुझे हेड बनाएंगे सर, मैं पहले ही मना कर दूं, मैंने काम ही नहीं करना। मैं कह जी मैंने मार्केट से आपकी रेपुटेशन पता लगी, पूरा डीफेम आपका, तो पूरा नाम बोल रहा है, अपन नहीं काम करेंगे। पर मैंने शायद वहां पे उतना नहीं समझा था, क्योंकि वो मेरा डिसीजन था वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट। अब एक्सेप्ट कर लिया, अब थोड़ा और बारीकी से जानेंगे। अब इतना थॉट क्लियर है, काम तो करना है। इतना थॉट क्लियर है पहले और तीसरे में, काम तो करना है। अब करना कैसे है, उसके लिए पर्टिकुलरली हम क्या बनाएंगे सर? ऑडिट, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्रामिंग, एंड प्रोग्रामिंग। ऑडिट की प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्रामिंग, पूरा जैसे कहते हैं लेआउट डिसाइड करना, वन टू वन। एंड उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट वर्ड कि आपको वॉक थ्रू मीन्स सारे राहों पर चलकर देखना पड़ेगा कि व्हाट द मैनेजमेंट इज डूइंग, व्हाट द एंटिटी इज बेसिकली डूइंग, एंटिटी क्या करती है, क्या इसके काम है। मुझे इतना डीपली थोड़ी पता होगा, पहले मैं इनको समझूंगा। एक चीज समझ लेना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट तुम्हें पता ही नहीं क्लाइंट करता क्या, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कैसे एंट्री घुमाएगा, रिस्क कहाँ कहाँ पे है, रोमम एरियाज कहाँ पे, रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, शॉर्ट वर्ड रोमम क्या आएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल। किन किन एरियाज में इनके मोस्टली रोमम कंटेन है, कहाँ कहाँ ये गड़बड़ कर सकते हैं, पहले सोच। जब तक सोचेगा नहीं, प्लान कैसे बनेगा? और सबसे बड़ी चीज स्ट्रेटजी, आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी स्टैंड्स फॉर अप्रोच, कि आप मतलब यहां पे किस तरह का रवैया रखना चाहते हैं ऑल ओवर ऑडिट करते टाइम। जैसे प्लेयर्स के केस में, स्पोर्ट्समैन के केस में क्या होती है सबसे बड़ी चीज? स्ट्रेटजी। उस प्लेयर की स्ट्रेटजी क्या है, वो अटैकिंग है या डिफेंसिव है, दो चीज। अगर मैं बात करूं, मान लो सचिन तेंदुलकर है और विराट कोहली है, क्या दोनों की स्ट्रेटजी सेम है? नहीं। एक बंदा टिक्के खेलता है, लंबा खेलता है, एक को बस जोश चढ़ने पे है, ये नहीं पता दूसरी बॉल पे आउट हो जाए, ये नहीं पता फिर सेंचुरी बना के हटे, क्यों? वो अटैकिंग है। यही चीज आप एज एन ऑडिटर जा रहे हो, आपको एक अप्रोच, एक रवैया, बिहेवियर मेंटेन करना पड़ेगा आपकी स्ट्रेटजी बेस्ड। और वो स्ट्रेटजी आप डिसाइड कैसे करोगे? बेस्ड ऑन द नॉलेज। एक सिंपल वर्ड, विदाउट ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस यू आर नथिंग, यू आर डूइंग नथिंग। वहां पे गए, फाइलें चेक करनी शुरू कर, तुझे पता है किसकी फाइल है? पहले पूछ तो ले। चेक करनी भी है नहीं करनी है, तेरे कोर कॉम्पिटेंसी में आता है नहीं आता है, रोमम इंक्लूड है या नहीं है, पता ही नहीं, ऐसे ही खामखा। तो इसीलिए सबसे जरूरी चीज क्या बनती है सर? पहले करो प्लान, ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियर। जैसे प्लानिंग का नंबर वन स्टेप अपना क्या होता है पर्टिकुलरली? यू मस्ट हैव सम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर, दैट आई हैव टू मेक अ ओपिनियन and expressing it via written report. Objective is this. And for that opinion I have to collect the evidences. And evidences कहां से मिलेंगे? जब मैं प्रोसीजर लगाऊंगा। बट कौन से प्रोसीजर, किस तरह के प्रोसीजर, कब लगाऊंगा, कितने हद तक लगाऊंगा, इन सारी चीजों के बारे में सोचना। प्लानिंग स्टैंड्स फॉर थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले। और मैं कौन सा रिजिड कह रहा हूं सर, प्लानिंग जो प्लान करके चले गए। और कम से कम बेसिक प्रेपरेशन, आप ट्रिप पे जाते हो, कम से कम कुछ प्लान तो हो। ये तो नहीं गाड़ी में बैठो बस जा रहे हैं, कहते कहाँ जा रहे हैं, डिसाइड करेंगे बैठ के पर रास्ते में। फिर वो एक बंदा क्या, पागल हो गए तुम लोग यार, कम से कम कोई एक कम से कम एक चीज तो बताओ जहां कम से कम मूव ऑन करें, यही थोड़ी बैठे रहेंगे। फिर उसका पूरा लेआउट भी देखना पड़ेगा। एक
टाइम लाइन बनानी पड़ेगी। मान लो 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 दिन के लिए जा रहे हैं, ये थोड़ी बस जा रहे हैं बिना किसी मकसद के। बस ऐसी चीजों का क्या करेंगे सर? यू मस्ट हैव सम डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दैट इज क्लैरिटी। तो प्लान करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, प्रोग्रामिंग करो। हम नॉर्मली कहते हैं हाँ जी बताओ आज डे 2 है, आज का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम मीन्स लिस्ट, स्टेप बाय स्टेप व्हाट यू विल डू। आइटनरी, वर्ड बोलते हो ना, आइटनरी। आइटनरी क्या होती है? द कंप्लीट डिटेल्स, स्टेप बाय स्टेप, एंड इवन इट सेज, इट शोज व्हाट टू ब्रिंग, व्हाट टू नॉट। क्या क्या चीज आपने साथ में कैरी करनी है, क्या क्या नहीं। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन बेस्ड। इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो होता है ना, वो कौन होता है? प्रोग्राम। ये सारी चीजें, ये प्लानिंग, स्ट्रेटजी, प्रोग्रामिंग, ये हमारा बिजनेस स्टडीज वाला ही पार्ट है जो हमने +2 लेवल पे पढ़ा है। टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान उसमें ही आते हैं इवन। बजट भी क्या है? प्लानिंग। बजट भी क्या है? प्लानिंग। पर हाँ, यहां हम बात करेंगे फ्रॉम द ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द नेक्स्ट नंबर थर्ड, सर नेक्स्ट नंबर थर्ड। अच्छा, इसमें सॉरी नंबर 4, यहां पे जी, यहां पे आपा ने मतलब डिसीजन बना लिया। डिसीजन बना लिया, या एक वर्ड बोलूं इसको मैं, लेआउट। एक लेआउट रेडी कर ली हमने यहाँ पे कि हम कैसे कैसे इस ऑडिट को कंप्लीट करने वाले हैं, कहाँ कहाँ तक जाएंगे, क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सब कुछ ऑन पेपर्स, हाँ बट ऑन पेपर्स, नॉट दिमाग में। ऑन पेपर्स, क्योंकि कल को अगर मान लो क्वालिटी ऑडिट होएगा अपना, क्वालिटी ऑडिट भी होते हैं अपने, कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट, कि आप लोगों ने पर्टिकुलरली मान लो सपोज सही ढंग से ऑडिट करा या नहीं करा, अपना भी ऑडिट होगा। कहीं ये नहीं फीस लेके बस बाहर गए। आईसीआई क्या कंडक्ट करवाती है? पीयर रिव्यू। क्या करवाती है? उल्टा सर, हमारा फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है। कौन सा ऑडिट बोल रहा हूं? क्वालिटी ऑडिट। मान लो मैंने सीजन कंप्लीट करा, नवंबर तक पैक्ड अप हो जाएगा सारा सीजन, सारे ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह अपलोड होगी, डन। जो जो फर्म्स पीयर रिव्यू के अंडर फॉल करती हैं एज पर द थ्रेशोल्ड्स, जैसे जिन फर्म्स में 3 से ऊपर पार्टनर है, जिन फर्म्स में 3 से ऊपर पार्टनर है, प्लस कंडीशन एक और है, ऐसी कंडीशन मतलब अपने को जाने की जरूरत नहीं उधर, कि जिनके ऊपर पीयर रिव्यू एप्लीकेबल है, उल्टा तुम्हारे क्वालिटी ऑडिट होंगे। और एक सीए फर्म दूसरी सीए फर्म का क्या करेगी? क्वालिटी ऑडिट करेगी एंड रिपोर्ट करेगी टू द आईसीआई। और ये नहीं पता तुम्हें वो कहाँ के लोग होंगे जो ऑडिट करने आएंगे। इंडिपेंडेंस। अगर लिंक का निकल गया फिर तो पॉजिटिव रिपोर्ट दे देगा, हाँ जी बढ़िया ही कर रहे हैं। वो उल्टा लेके आएंगे बिल्कुल ही, जैसे मान लो नॉर्थ साउथ, साउथ वालों को इधर ले आएंगे ताकि वो कुछ बोले हमें समझ ना आए, हम कुछ बोले उनको समझ ना आए, अगले अपना काम करे, रिपोर्ट करके देके जाए। ये ऐसे होते हैं ऑडिट्स। लोकेशन चेंज करने का मेन मैटर ही क्या है? स्ट्रेंजरशिप। जहां पे स्ट्रेंजरशिप होगी, इंडिपेंडेंस ऑटोमेटिक आएगी। मैं जानता ही नहीं, और ऊपर से आप प्रोफेशनल ठहरे, आप तो फिर अपने रुतबे में काम करोगे, आप तो अपने अकॉर्डिंग टू काम करोगे। यही वो चाहते हैं बस। जहां लिंक मिला, जहां कोई क्लोज थिंग मिली, वहीं पे कॉम्प्रोमाइज आया। अब यहां पे सर नेक्स्ट आगे, मतलब आप डिसीजन बना लेते हो, लेआउट डिसाइड कर लेते हो, मतलब एंटिटी करती क्या है, किस तरह की अप्रोच हमें रखनी है, प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम बनने का मतलब हमने यहाँ पे प्रोसीजर्स की जो लगानी है हद हद डिसाइड कर ली एक बार के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पक्की है। एक बात बताओ, यहां तक तुम ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड? अभी मैं तो वहां गया ही नहीं, मैंने तो काम अभी शुरू ही नहीं करा, अभी तो अपना थिंकिंग बिफोर, अब काम करना शुरू कर रहे हैं। अब लगाएंगे सर एक एक करते हुए ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या लगाएंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ऑडिट प्रोसीजर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है जर्नल, एक होते हैं स्पेसिफिक। अब जर्नल के अंदर भी नेक्स्ट आगे 2 वर्ड आएंगे। जर्नल में 2 होते हैं, कंप्लायंस और सब्सटैंटिव। कंप्लायंस और सब्सटैंटिव। और स्पेसिफिक में आते हैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोसीजर, होते ऑडिट प्रोसीजर ही हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर जो किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में ही एविडेंस दे पाएंगे। दे आर कॉल्ड एज स्पेसिफिक एपीस। एक जनरल एपीस, एक स्पेसिफिक एपीस। नाम स्टेट्स खुद ही बता रहा है। स्पेसिफिक मीन्स जो
बस। अच्छा, इन प्रोसीजर्स का मकसद क्या है? इन प्रोसीजर्स को लगाने का मोटिव क्या है? टू गेट ऑडिट एविडेंस, टू गेट। यहां पे नेक्स्ट ऑन स्टेप नंबर 5, यहां से आपको क्या मिलेगा? ऑडिट एविडेंस। क्या मिलेगा? अब ऑडिट एविडेंस क्या चीज है सर? सबसे बड़ी मेन चीज ऑडिट एविडेंस। एविडेंस क्या चीज है? सबूत, जिसके बेसिस पे तुम्हारा ऑडिटर क्या कर पाएगा? कंक्लूड कर पाएगा, रिपोर्ट बना पाएगा। यही तो मेन चीज है जो हमें चाहिए। मैं इसको बैक स्टेप क्या बोल रहा था? चाहे तुम फ्रंट से टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप चले जाना, सेम ही मिलेगा। अब ऑडिट एविडेंसेस को लेकर इन्होंने दो वर्ड यूज करे कि ऑडिट एविडेंसेस मस्ट भी क्या होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। क्या बोला मैंने? सफिशिएंट एंड, सफिशिएंट माने, सफिशिएंट मतलब इनफ, क्वांटम। सफिशिएंट डील्स विद वर्ड क्वांटम। एप्रोप्रिएट माने करेक्ट, क्वालिटी। तो सफिशिएंट वर्ड डील किससे करता है? क्वांटम। और एप्रोप्रिएट किससे डील करता है? हमें दोनों चाहिए। हमें क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। समझे ना पॉइंट? अब लाइक इसमें एक छोटी सी एग्जांपल लूं, पर्टिकुलरली आप जोमेटो पे कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, एक में क्वालिटी है बट क्वांटिटी नहीं है, एक में क्वांटिटी है क्वालिटी नहीं है। वो किलो के हिसाब से बेचते हैं ना सामान। अब नेचुरली सर, जिसकी क्वालिटी होगी वो महंगी भी होगी, बट उसकी क्वांटिटी नहीं है, बड़ी कम है। और जिसकी क्वांटिटी है उसकी क्वालिटी। आप डिसीजन क्यों नहीं कर पा रहे विच वन टू बाय? बिकॉज तेरा माइंड क्या कर रहा है? क्वांटिटी भी हो, तभी तो कार्ट में 10 बार चीजें डाल के डिलीट मारते हैं, फिर दोबारा देखते हैं अब कितने का पड़ रहा है, उसका कितने का, इसका कितने का। क्योंकि तुम्हें दोनों चीजें चाहिए, तुम्हें सफिशिएंसी भी चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस। सेम स्टैंड्स फॉर एविडेंस। और वैसे भी कोर्ट की जितनी जजमेंट्स वगैरह पास होती हैं, आपने लास्ट वर्डिंग अगर जज की ध्यान से सुनी हो, वो क्या बोलते हैं हमेशा? तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, बोलते हैं ना वर्ड, बेस्ड ऑन एविडेंसेस, बेस्ड ऑन एविडेंसेस। सर यही तो मेन कारण है। हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट अगर मिल जाए तो हो गया, कंक्लूड, खत्म करो बस बात। उल्टा इन्हीं को लेने के लिए तो ऑडिट लंबा खिंचता है। सोच कर आए थे 4 दिन, पर तसल्ली नहीं हो रही। क्यों? मैंने ओपिनियन देनी है और ओपिनियन पब्लिकली जाएगी। मैं कहा भाई एक दिन और लगाना पड़ेगा, मैंने कहा एक दिन और लगाना पड़ेगा, जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी मैं कहां से चला जाऊंगा सर? क्योंकि ऑडिटर को ये बैकएंड से कहा गया सर, आपके ऑडिट एविडेंसेस मस्ट भी क्या होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ये सारे सवाल जवाब होंगे। ये नहीं कल ऑडिट करके पैकअप करके फाइल रख दी, जब फाइल आएगी ना क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, क्वालिटी ऑडिट के अंदर, अगला पूछेगा इतने ही क्यों कलेक्ट करे और क्यों नहीं करे? आप कह रहे हो सर मैंने इसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट कहा, हाउ? व्हाट इज योर बेस? आप किस लॉजिक के बेस पे कह सकते हो कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है? जब इंक्वायरियां बैठती है ना, फिर ऐसे उल्टे सीधे सवाल होते हैं। फिर आपको जो हमें टॉर्चर कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, पहले ही काम सही करो, पहले ही काम सही करो। कहते हैं हमारी डेफिनेशन बता के जाएगी, हम आपको डिसाइड करने में मदद करेंगे व्हाट इज सफिशिएंट एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएट, एंड यू विल फाइंड बोथ। तुम्हें दोनों चाहिए। नाउ इसके बाद सर, इसके बाद मैं नेचुरली क्या कर पाऊंगा? ऑडिट का एक क्या कंक्लूजन, कंक्लूजन रेडी कर पाऊंगा, दैट इज जिसको वर्ड बोलते हैं ड्राफ्टिंग एंड ओपिनियन। क्या वर्ड बोलते हैं? यहां मैं अपनी ओपिनियन क्या करूंगा सर? ड्राफ्ट करूंगा। कि मैं माइंड मेकअप किस बात का? कि मतलब इसके बारे में क्या कहना, बोलो, क्योंकि एविडेंस आ चुके हैं, सबको सामने रखो। अच्छा, उस टाइम पे थोड़ी छांटी भी लगेगी, क्योंकि मैं तो जब स्टार्टिंग से ऑडिट करते आ रहा था, मैं तो हर चीज अपनी फाइल में रखता जा रहा था। अब सबको सामने रखूंगा, बेस्ड ऑन दैट मन करे कोई सुपर सीडी डॉक्यूमेंट हो, जैसे मान लो पहले इंफीरियर मिला था, अब कौन मिल गया? सुपीरियर डॉक्यूमेंट मिल गया, उसको बाहर निकाल दो, वेटेज बढ़ेगी ना। सबको ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलरली आपको क्या करना है? कंक्लूजन रेडी करना है, दैट इज ड्राफ्टिंग एंड देन इसके बाद नंबर नेक्स्ट कौन सा हुआ? 7, ऑडिट रिपोर्ट।
एज पर एसेज, एज पर एसेज, जैसे इसमें होती है 700 सीरीज, सीरीज बोल रहा हूं मैं, 700 सीरीज। इसमें आते हैं आगे स्टैंडर्ड्स पर्टिकुलरली, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर होते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स के नंबर, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स के नंबर। तो इसमें रिपोर्ट बनाने में कौन हेल्प करेगा? तुम्हारी 700 सीरीज, चैप्टर नंबर 8, उसका तो नाम ही क्या है, ऑडिट रिपोर्ट। तो वो गाइड करेगा आपको कि जी कैसे रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, कंपोनेंट्स उसमें क्या क्या होंगे। अब ये थोड़ी ऑडिटर कागज पे लिख के दे देगा A4 पे, हाँ ठीक है सब, एक प्रॉपर फॉर्मेट है। सब कुछ आपको, जैसे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार शब्द बहुत प्रॉपर वे से लिखेंगे। उसमें कौन डील करेगा? एज पर SA 700 सीरीज। देन फाइनली जब रिपोर्ट वगैरह हो गई, सबमिट हो गई, नाउ द लास्ट स्टेप, एक्चुअली दिस इज नॉट द लास्ट, इट इज पैरेलल विद बिगिनिंग टू एंड। इसको कहने को लास्ट बोल देते हैं अपन, बट ये लास्ट नहीं होता, ये डे वन से शुरू हो गया था। डे वन क्या था? जब आपने प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या करी थी, परफॉर्म, ये वहीं से शुरू हो गया था। हाँ ये कह लो, फाइनलाइजेशन उसकी कब होती है? सबसे लास्ट में। और वो कौन है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कौन है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज मेंटेनिंग ऑडिट फाइल, मेंटेनिंग ऑडिट फाइल। आपको यहां पे अपनी प्रॉपर ऑडिट फाइल, प्रॉपर बोल रहा हूं। पर एक बात बताओ, फिर मैंने आपसे पूछा, ये भी चैप्टर 6 का कंटेंट है, क्या तुम फाइल बनाओगे ही लास्ट में, स्टार्टिंग से? उल्टा ये कहो, उसको फाइनली असेंबल कब करेंगे? लास्ट। नहीं, अगर मान लो मैंने डे वन से कुछ मेंटेन नहीं करा, कई लोग होते हैं पर्टिकुलरली ज्यादा ही मेमोरी पे विश्वास होता है, दे लाइक वन ऑफ देम, पहले तो गया तो ये तो याद रहेगा, याद रहेगा। 2 साल बाद थोड़ी याद रहेगा कि तब क्या ट्रांजेक्शन हुई थी, तब क्या बात हुई थी। हर चीजें तो नहीं मेमोराइज आप कर सकते, हर चीज तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। यू हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन सम डॉक्यूमेंट, किसी ना किसी पे पेपर पे लिख कर रख लो। जैसे आपने कहा जी ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, तुमने यहाँ पे जजमेंट यूज कर, ये थॉट आज याद है कि मुझे वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट क्यों लगे। व्हाट आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, कल को जब स्क्रूटनी में तेरी फाइल ओपन होएगी, अलग डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे है भाई? मैं कहती उस वक्त मुझे सफिशिएंट लगे थे, अब पता नहीं क्यों नहीं लग रहे। खुद ही पेनल्टियां पड़वाओगे, क्यों चक्करों में पड़ रहे हो? इसीलिए हर चीज ऑन पेपर होना जरूरी, डे वन से लेके डे लास्ट। पर इसको मैं ये नहीं कहता कि लास्ट में जाके बनेगा। अच्छा मैं ऑडिट सारा कंप्लीट कराया, फिर वहां पे ढूंढता फिरूं कहां कहां एविडेंस मिला था, कहां पे क्या चीज मिली थी, दोबारा थोड़ी जाएंगे। ये पता क्या होता है, लाइक यू आर इन डिपार्टमेंटल स्टोर, बास्केट इन योर हैंड, वट एवर यू फाइंड समथिंग इंपॉर्टेंट, जस्ट पुट इट इन द बास्केट। इफ यू डोंट नीड इट, व्हाट यू विल डू? बिल करवा देंगे, बिल से पहले इसको बाहर निकाल दो, देयर इज अ चांस ना। सेम थिंग, मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं, कई लोग ना वही बात है कि पहले तो ओ ये तो कुछ नहीं, आगे बहुत कुछ मिलेगा, ये कुछ नहीं, आगे बहुत कुछ मिलेगा, उसके चक्कर में ना आगे कुछ मिला ना यहाँ कुछ, और वापस गए वहां पे वो भी नहीं मिला, आप तो दोनों तरफ से गए। इन दैट केस अगला कहता है सर सिंपल सी बात, आप जितनी स्क्रूटनी डिटेल में अब कर रहे हो ना, दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। एक काम करो, एक पेपर बैग लगाओ या वट एवर फाइल लगाओ, मैं तो कह रहा हूँ तेरे लिए आज 1% भी इंपॉर्टेंट है ना, लेके रख ले। तेरा क्या जोर लग रहा है, तू लेके रख ले भाई, नहीं काम आएगा बाहर निकाल देंगे, क्या बड़ी दिक्कत है। मैंने फाइनली असेंबल तो नहीं करा ना, फाइनल असेंबल कब होएगा? सबसे लास्ट में, जब ऑडिट रैप अप, जैसे अभी ये 30th, वैसे तो ऑडिट हो ही चुके, टैक्स ऑडिट वाले, कंपनी वाले पहले पूरे हो चुके। इन दिनों में ना, एक बार आरओसी वाला काम खत्म हो जाए, जो एनुअल फाइलिंग्स वगैरह चलती हैं, इसके बाद तुम मानोगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, शायद ये 3 महीने किसी सी ऑफिस में चले जाना, सब आर्टिकल्स एक ही काम पे लगे होंगे, सारी फाइलें निकाल निकाल के डॉक्यूमेंट्स फाइल पे लगाना एंड असेंबल करके बांध के प्रॉपर रखना, एक ही काम होगा। सबके प्रिंट आउट्स निकल रहे होंगे। एट प्रेजेंट सीजन के टाइम पे को कहते जी मेरा प्रिंट आउट निकाल दो, तू भाग जा यहाँ से, प्रिंट आउट लगा। यहाँ सीजन का टाइम चल रहा है पर्टिकुलरली,
सबके प्रिंट आउट, साइनिंग एंड ऑल, सीए अब कोई नहीं करेगा। अनटिल बहुत ही इमरजेंसी आ जाए हम नहीं करेंगे। सबके यूडिन लगाए, एसडी डिजिटल साइन लगाया, बस खत्म है। फिजिकल प्रिंट आउट चाहिए, नवंबर में आना, दिसंबर में आना, क्योंकि उनको बैंक्स वगैरह में देने होते हैं ना। फिर हम उसके बाद आर्टिकल्स को काम पे लगा देंगे, लो जी सारे प्रिंट लेने शुरू कर दो, सबके दो दो सेट बनाओ, इकट्ठे में से साइन करवाओ। ये अगला काम है, रिकॉर्ड कीपिंग। सीजन तो निकल गया, रिटर्न्स फाइल होगी। अब नेक्स्ट ऑन काम जो चलेगा वो रिकॉर्ड कीपिंग है, ये काम चलेगा। क्यों? अब सारी फाइलें बननी शुरू होंगी, शुरू इन द सेंस मतलब फाइनल। फाइनल शुरू तो तभी होगी थी जब ऑडिट पे पहले दिन गए थे, फाइल तो उसी दिन लग चुकी थी, बट उसमें बहुत सारा एक्सेसिव पेपर होगा, बहुत सारा वेस्ट काम होगा, शायद में भी वो आपके लिए काम भी ना आया हो, पर तब तो इंपॉर्टेंट लगा था ना जब आपने लिया था। आज तुझे, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, तब वो आज तुझे फील हो रहा है कि इससे बढ़िया तो ये है, तो पहले तो वही बढ़िया था, पहले तो वही अच्छा था, तभी तुमने उसको लिया था। कोई इशू नहीं, अच्छी बात है, अगर आपको सुपीरियर मिल गया उसको बाहर निकाल दो, इसको अंदर रख लो। पर एक फाइनल फाइल असेंबल करके रख दो कि रिकॉर्ड ये फाइनल है जी, एंड दैट इज लॉक्ड। वो लॉक हो जाएगा, फिर कोई उसको चेंज नहीं करेगा। किसने फाइल मेंटेन करी उसके साइन भी वहां पे होंगे। ये ना शायद में भी छोटी फर्म्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता होगा, बड़ी फर्म्स में जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये बिल्कुल रियलिटी तुम्हें ई 4, मतलब जितने तेरे बिग फोर्स है या टॉप 10 है ना, या उससे भी कह दो टॉप 50 भी कह लो यार फर्म्स, वर्ड टू वर्ड। अब बच्चे जब लास्ट बैचेस के, पर्टिकुलरली Jan 25 वालों की बात है, इकट्ठे जब पास आउट हुए, एंड तब ऑडिट सीजन भी शुरू होने वाला था, पास आउट होके आर्टिकलशिप में गए, अल्टीमेटली तो ऑडिट पे उनको भेजा गया। एंड उनका शाम को फोन आया पर्टिकुलरली, सर ये तो वैसे ही काम करवा रहे हैं। मैं कहा और क्या करवाएंगे, जो पढ़ाया सालों वही काम करवाएंगे। कहते तो बिल्कुल ही ऐसे है। एक ने स्पेशली फोन करके, सर आज मैं पहले दिन ऑडिट पे जा रहा हूँ, माथा टेक के आप सब। वो मैं कहा तू जा तो सही पहले। कहते एग्जैक्ट चीज, मैं कहा फिर एग्जैक्ट ही मिलेगा, क्योंकि हम सभी जो भी ऑडिट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, बेस्ड ऑन किस पे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स, टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द प्रैक्टिस प्रोफेशन। दैट इज वाई द स्टैंडर्ड्स आर मेड, इसीलिए तो स्टैंडर्ड्स बनाए गए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे आज फाइल जितनी अच्छी बनाओगे, सर ये नहीं पता पर्टिकुलरली आपका कभी भी पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू का स्टैंड मतलब फॉर क्वालिटी ऑडिट, आपकी सीए फर्म का कभी भी क्वालिटी ऑडिट ओपन हो सकता है। अगर आप फॉल करते हो, कोई एक्सटर्नल बाहर से बंदा आएगा एंड आपकी सारी क्वालिटी, आप ये मान लो ये तो एक्सटर्नल है, ये तो एक्सटर्नल है। बड़ी सीए फर्म्स ने ना, जैसे मान लो 5 पार्टनर हैं एक फर्म में, काम 4 करेंगे, एक बंदा चारों के काम को सिर्फ क्या करेगा, चेक क्वालिटी। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिव्यूअर अपॉइंट करना। हमने इंटरनल चेक अपनी फर्म पे लगा रखे है, इंटरनल चेक, बाहर वाला आके बेइज्जती करे, इससे बेटर है पहले अंदर वालों से करवा लो, अपना बंदा बिठा लो। देखो जी काम में कमी हो सकती है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ जी मैंने ऑडिट करा, मैं शायद कोई पॉइंट इग्नोरेबल हो गया हो, सीनियर पार्टनर ना एक लेवल पे, सीनियर पार्टनर्स ये नहीं बैलेंस शीट साइन करेंगे। सीनियर पार्टनर सिर्फ बैठ के क्या करते हैं, रिव्यू। 4 पार्टनर हैं, काम तुम करोगे, अपने अपने ऑडिट्स लेकर आओ मेरे पास। कोई बैलेंस शीट तब तक साइन नहीं होगी जब तक मैं यस नहीं करूंगा, जैसे बिग फोर्स में होता है। इसमें तो कई हैं, पहले तो मान लो असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर डायरेक्टर, फिर पार्टनर रिव्यू, तो जाके बैलेंस शीट साइन होती है। कुछ छोटी मोटी बैलेंस शीट साइन करने जा रहे हो, लिस्टेड खाते हैं, हजारों करोड़ की क्या है टर्नओवर्स हैं, ये बाल बच्चों के सारे कह दूंगा तुम साइन कर दो हल्दीराम का। तुम्हारा क्या मतलब, 4 भुजिया पे बिक जाओ। वहां पे अलग अलग लेवल के रिव्यूज। और लिटरली स्पीकिंग कहने को बिग फोर आसान लगती हैं चीजें, बट जो प्रेशराइजेशन है ना वहां पे, सर देखो, होगी, ऑटोमेटिक होगी। आप जा भी तो कहां पे रहे हो, एक टॉप ब्रांड्स में जा रहे हो। अब ब्रांड के लिए आप कुछ नहीं हो कि आप जरा से हुए पर्टिकुलरली नए बने सीए हमारे ब्रांड को खत्म कर जाएं, यार हमने लेगेसी थोड़ी खत्म करनी है, कमाल कर दिया। अगला फिर प्रेशराइज तो करेगा जी, काम करके ले गया,
इसको निचोड़ के लेके आ पूरा, जितना हो सके पूरा स्क्रीनिंग। एंड अल्टीमेटली जो बड़े लेवल्स के रिव्यू होते हैं ना, डायरेक्टर लेवल, पार्टनर लेवल, वहां पे विदाउट बीप वाली गालियां आती हैं, ये समझ लेना। वो सीधे ही चलते हैं कॉर्पोरेट वाले। कल्चर ऐसे नहीं कॉर्पोरेट कल्चर माना जाता। क्यों? सवाल रेपुटेशन का आ गया। तुम साले छोटे छोटे से होकर पर्टिकुलरली हमारा ब्रांड खत्म करोगे, मतलब ही नहीं है। वहां तो ये नहीं पता सीनियोरिटी एज वाले बंदे वो गालियां खा रहे होते 40 40 50 साल के, तब तो फील भी बहुत होती है। छोटे होते जो नहीं होते होंगे यार, अलग बात है कि अभी तो सीख रहे हैं। उनके तो वहां भी पड़ती हैं, वहां कोई केयर नहीं, वहां कोई वो नहीं कि कौन एज में सीनियर है कौन नहीं है। डेजिग्नेशन, स्टेटस, स्टेटस में कौन बड़ा है, पार्टनर हूं मैं, साइन मेरे होंगे तेरे थोड़ी होंगे। एंड हु विल बी, कल को लायबल कौन होगा? लायबल तो मैं हूंगा, तुम्हारा थोड़ी कुछ जाएगा। तभी तो पार्टनर राउंड तक बंदा घिस जाता है, पहुंचता पहुंचता पार्टनर की ईवाई में कभी अपन पार्टनर, या बड़े बड़े ब्रांड्स में पार्टनर बनेंगे। सर पार्टनर बनना बहुत मुश्किल है, 15 साल 20 साल भी लग सकते हैं आपको काम करने के लिए। पर जो बन गया ना पार्टनर, हाँ ठीक है, पास्ट को भूल जाता है बंदा एक बार कि अब तो पार्टनर बन गए, पर ये नहीं देखते 20 साल आपने क्या काम करा, कितना काम करा। उसके बाद तो आप नेक्स्ट लेवल पहुंच गए सर, अब तो आपका एक्सपीरियंस इतना नेक्स्ट लेवल हो गया होगा। आपसे तो चीज मतलब क्या, तुम तो ये सारी चीजें लिखनी शुरू कर दो चाहे, क्या ये चीजें हैं, क्या तेरे इंडेस है, क्या तेरे आईएफआरएस है, इतना बारीकी में स्पेशलाइज्ड हो चुके हो पर्टिकुलरली आप। ये चीज, डाटा, ये होते हैं रिव्यूअर्स, फिर ये होते हैं इंटरनल रिव्यूअर्स, फिर आएंगे बाहर से कौन, एक्सटर्नल। इसीलिए इनको केयर होती है पर्टिकुलरली कि सर कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब लाइक उस दिन पार्टी में जो बलदेव सर मिले थे, उनकी फैमिली में सारे सी हैं, बेटा, बेटी, नेक्स्ट आगे बेटी की जो वाइफ है, वो तीनों ही फर्म वो ही संभाल रहे हैं। पर कोई भी एफएस जब तक बलदेव सर नहीं देखते, कोई एफएस साइन नहीं होगी, चाहे मैं 10 मिनट लगाऊं पर मेरी नॉलेज में होगा। यार इनका क्या, बच्चों चाहे अपने ही क्यों ना है तो बच्चे यार, उनके एक्सपीरियंस के आगे कि इनका क्या पता, शायद कोई दिक्कत हो जाए कहीं, कोई इशू ना समझ पाए, जो भी है हमने तो केयर करनी है। भला कहता फर्म का नाम तो मेरा है, साइन तो हमारे बेसिस पे चल रहे हैं। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन की। सर इतनी इंपॉर्टेंस है इस डॉक्यूमेंटेशन की। अगर डॉक्यूमेंटेशन ही सही ढंग से आपने मेंटेन ना करी, कल को क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज जब मर्जी कह लो। और ये वैसे भी मिसकंडक्ट अकाउंट है, आईसीए में इसकी वैसी पनिशमेंट है कि आपने प्रोफेशनली मिसकंडक्ट करा है, क्योंकि स्टैंडर्ड ने कहा था डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना जरूरी है एज पर एस से 230, 230 के अकॉर्डिंग, ये वैसी मेंटेशन है। दैट इज द पॉइंट। नाउ सर ये मतलब एक अपना प्रोसेस है, बेशक इस पे अपन ने जितना भी टाइम लगाया, अभी तो ये जस्ट ऊपर ऊपर से है। एंड जब आप टॉपिक्स में मोस्टली तो आपके चैप्टर के नाम ही, जैसे चैप्टर नंबर 2 ओपन कर इंडेक्स में देख, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्रामिंग होगा। नंबर 4 देख, वर्ड क्या लिखा हो, ऑडिट एविडेंस। 7 8 देख, कंप्लीशन रिव्यू, और कौन सा, मोस्टली 6 नंबर, डॉक्यूमेंटेशन। मोस्टली ये प्रोसेस का ही पार्ट है, मतलब वही कह रहा हूँ कि जब कल को आप दोबारा बैठेंगे इलेबोरेट करने में ना, चाहे एक लास्ट क्लास मान लो 2 घंटे की स्पेशली, कि अब दोबारा पूरी बुक लेकर बैठते हैं, तो भी 2 घंटे कम पड़ेंगे, क्योंकि अंदर चीजें बहुत मिलेंगी रिवाइज करने वाली। नाउ सर आइए चैप्टर 1 पे फाइनली स्टार्ट करते हैं जी आज। चैप्टर 1 पे दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्कोप। कि मतलब इस ऑडिट का पहली बात तो नेचर क्या है, नेचर क्या है, स्कोप एंड ऑडिट मेन चीज जो यहाँ पे डील होगी। सबसे पहले पढ़िए जी, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। हाँ जी काशी पढ़ना। ऑडिटिंग हैज बीन इन एग्जिस्टेंस since ancient times in many societies of world, including India. कहते सर ये कोई नया वर्ड नहीं है कि इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ, वर्ल्ड लेवल पे इसका ओरिजिन बहुत पुराना है। एवोल्यूशन पढ़ रही हो, ऑडिटिंग का एवोल्यूशन, कहाँ से चली ऑडिटिंग वर्ड, तो कहते वर्ल्ड लेवल पे बहुत पुराना वर्ड है, इन द एंशिएंट टाइम्स। क्लियर पढ़िए, द रेफरेंस टू ऑडिटिंग Is found in Kautilya's अर्थशास्त्र इन द 4th century BC, मतलब पहली बार ये कौटिल्यास के अर्थशास्त्र में, पहले तो शास्त्र ही मेंटेन होते थे ना सर, कागजी कार्रवाई शुरू से चलती आ रही है।
आपा कहते हैं जी हम ये न्यू जनरेशन वालों ने ऐसा ये डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू करा है, पुराने वेद पुराण जितने भी हैं सब प्रॉपर मेंटेन्ड है, शास्त्रार्थ जैसे कहते थे आपा पर्टिकुलरली। क्लियर? तो इट टॉक्स अबाउट फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर, मतलब ये तो पहले तो ये देखो, उन टाइम पे फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर की बात चलती थी, जिसको तुम कहते हो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कि आपको जो बुक्स अगर मेंटेन करनी भी है तो आप एक 12 महीने की, 1 साल की मेंटेन करो, ये थोड़ी खुला खड़ा चल रहा है, 10 साल बाद हिसाब लगाएंगे प्रॉफिट है लॉस में। हर ईयर बाय ईयर देखो, ईयर बाय ईयर हिसाब लगाना पड़ेगा, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज अ प्रोसेस फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट्स एंड क्या, ऑडिट। जिसने अकाउंट्स बनाए वो नहीं चेक करेगा, चेक किसी और को करवाए जाएंगे। क्यों? जिसने बनाए हैं अगर वही चेक करेगा, थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिव्यू थ्रेट नंबर 1। खुद का किया हुआ काम आप अगर चेक करेंगे, आपको कभी अपने काम में गलती दिखेगी? बंदे को बाकी सब कुछ दिखता है, बस अपनी हाँ वो नहीं दिखती। आप चाहे जी आधे घंटे से एक बैलेंस शीट में मत्था मारी जा रहे हो, कहां नहीं मैच कर रही, कहां नहीं मैच कर रही, कोई देखियो इधर, यहां गलत है। 1 सेकंड से पहले सामने वाला बंदा, क्यों? वो आया ही क्या करने हैं, गलती निकालनी। और तुम्हें अपनी गलती क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि मैंने ही वो डाटा क्या करा है, प्रिपेयर। कई बार सोच ही आ रहे होते हैं बैलेंस शीट देखने में सही लग रही है, मैच नहीं कर रही यार दोनों तरफ, कहाँ गलती है? या तो बहुत ही डीपली हर चीज दोबारा देखनी पड़ेगी। आपा क्या करते हैं, यार एक बार ये देखियो बड़ा क्वेश्चन कहाँ गलत चल रहा है, कहाँ पे मिस्टेक है। उसने एक स्क्रीनिंग करनी है पर्टिकुलरली कि डिफरेंस यहां दिख रहा है, उसका माइंड मेकअप ही डे वन से क्या था, गलती निकालने वाला, कि समथिंग इज गलत, समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर। एंड व्हेन समथिंग इज देयर ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग इज देयर, यस देयर इज समथिंग, वहां पे मिलेगा कुछ ना कुछ। यही ऑडिटर की एक एटीट्यूड, इसको हम बोलते हैं स्केप्टिज्म। क्या बोलते हैं? शक्की मिजाज, पता सीआईडी वाली, कुछ तो गड़बड़ है। उनका बिहेवियर ही ऐसा है। आप अपने आप से मीम्स बनाते हैं, फलाना कर लेते हैं, ये डब्बा खोल के दियो। उनका वे आउट ही, वो एक ही चीज को 10 बार बोलते हैं। पहले एक जना बोलेगा, फिर उसको दूसरा रिवर्स बोलेगा। वो क्लू फाइंड आउट कर रहे होते हैं, क्लू फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और लिटरली ये चीज है कि जब आप किसी चीज में स्केप्टिज्म सोच लेकर जाते हो ना, जैसे मैं इनका ऑडिट करने जा रहा हूं किसी भी क्लाइंट का, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, अगर ऑडिट करने जा रहा हूं पर मुझे माइंड मेकअप तो लेके जाना पड़ेगा कि वहां पे कुछ गलत मिल सकता है, कि वहां पे इस तरह का हो सकता है, हो सकता है तो नहीं, वो तो जाके पता लगेगा। नहीं तो फिर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ वेल, क्लीन ओपिनियन दे दी, जानी कौन सी थी, एडवर्स। क्यों? तुमने स्केप्टिज्म ही नहीं मेंटेन करी। दैट इज टू मेंटेन द स्केप्टिज्म, तुम्हें एटीट्यूड वैसा मेंटेन करना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग माइंड, हर चीज को क्वेश्चन करना। मैनेजमेंट हर चीज एक्सप्लेन को, ये ऐसा है वैसा क्यों है, कारण। जहां पे तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, जहां पे तुम्हारा इंक्वायर करना बनता है, करो इंक्वायर, पूछो अगले से। वो बड़ा मतलब मैनेजमेंट ना जान के कोई गोली मारने की कोशिश करेंगे या तेज तेज बोल लेंगे। मैं करूँ, मेरे को कम सुनाई देता है, थोड़ा स्लो स्लो बोल, उसको समझ आ जाएगी कि ऑडिटर बड़ा तेज है। कहीं ना ये चीजें आपको लिटिल ना, आप कभी सीनियर पार्टनर के पास किसी के पास जाओगे, तुम बस उसके उनको नोट करना उनका बिहेवियर, वो सारी चीजें करवा भी लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, सामने वाले को फील भी नहीं होएगा। जैसे होता नहीं कई बार ज्यादा ही हो, और बस ठीक है ऐसे ऐसे करना है, ये हो गया। मैं करूँ, मेरे को कम सुनाई देता, थोड़ा स्लो स्लो बोल, क्या बोला, दोबारा बोलियो एक बार। उनको यही तो पंगा है कि ऑडिटर के दिमाग में अगर ये बात आ गई ना, इसने बाल की खाल उधेड़ देनी, अपना व्यू पॉइंट वो है। कई बार मैनेजमेंट मान लो ट्रांजैक्शन मैंने, और उसको पता लग जाता है कि इसने वही ट्रांजैक्शन पिक कर ली, अपनी नजरें ऐसी बन जाती हैं। या कई हम स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन बड़ी नोट करते हैं इस चीज में, कई बंदे आप में से ऐसे बड़े पक्के होते हैं, साल में एक बार बोलेंगे, पर जिस दिन बोलेंगे ना, टॉप नॉच पॉइंट होगा, टॉप नॉच, जो आम दिमाग में नहीं होता, हमें वहीं से पता लगता है बंदा किस लेवल का है। क्यों? पहली बात तो बीइंग का टीचर मैं उस एरिया पे आने नहीं दूंगा, आने ही नहीं दूंगा उसमें, यही मैनेजमेंट का एंगल है।
वो ऑडिटर को घुमाएंगे फिराएंगे, चलो सर कहीं दूर लंच करके आते हैं। मैं क्यों, नजदीक मिलता नहीं। उनका एक ही मोटिव है, इसका काम पे ध्यान ना रहे, इसको बिजी रखो। क्यों, इसके पास डेडलाइन है, 4 दिन में ऑडिट पैकअप करना है, इसको सेवा पानी में लगा के रखो। उल्टा ये नहीं पता सर, वो चाय के ऊपर ही जूस पिला देंगे, पी ले। मैं कहा पागल सर, अभी तो चाय पी है। हर 10 मिनट के बाद सर कुछ लाऊं, मैं कहा तू दफा हो, तू जा यार, हमें काम करने दे। उनका एक ही मोटिव है, इसका सिस्टम पे ध्यान नहीं पड़ना चाहिए। और जब प्रेशराइजेशन बिल्ड होगी और नमक खाया तो भाई अदा भी करेंगे। ये लास्ट में क्या कहेगा, बस ठीक है आपने देख लिया, बस ठीक है, डन डन डन। ये चीज, यही चीज वो नहीं चाहते। ठीक है, रिगार्ड लेना, रिस्पेक्ट लेना, टाइम है जरूर लो, टाइम है सर, वक्त है, सामने वाला बंदा रिगार्ड कर रहा है आपके डेजिग्नेशन का, सर्विस ऑफर कर रहा है, जरूर लो, मना नहीं करते। बट उसका इम्पैक्ट तेरी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज पे नहीं आना चाहिए। कि मतलब जैसे कहते नहीं, हम एक आर्म्स लेंथ प्राइस कहते थे हमेशा वर्ड, समझे ना, कि ये आर्म्स लेंथ वर्ड जो बना वो किस तरह से बना था, इस आर्म के उस तरफ कौन है, स्ट्रेंजरशिप, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, इस आर्म के इस तरफ कौन है, इमोशंस, क्लोज रिलेशन। हम कहते हैं कम से कम दूरी इतनी बनाए रखो, ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना बिल्कुल क्लोज, जस्ट मेंटेन, मेंटेन द रिलेशन एट दैट स्टेज। अगला आय का रिगार्ड भी करे, आप अपनी बात ऊपर भी रखो। ये चीज होती है इंडिपेंडेंस मेंटेन करना। और ये फिर वही बात, ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। ये चीज आप आर्टिकलशिप में धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है ना, कहीं पता लगे आर्टिकलशिप में एटीट्यूड लेके फिर रहे हो ऐसे ऊपर ही, अगला पूछ रहा था चाय क्यों, तो पिएंगे। जो है वो तो यार नॉर्मल पार्ट बनेगा। आप कह रहे हो अगर मैंने तेरी चाय पी ली मैं इंडिपेंडेंस रीच हो जाएगी, ऐसे ही मूर्खों वाले काम नहीं करने। हम चाय भी केतली में लेके आए हैं अपनी घर से। नॉर्मल चीजें हैं, जहां रिगार्ड बनता है अगला करेगा रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट लो। अपना डेजिग्नेशन ही ऐसा, जहां भी तुम्हारे कोई अकाउंटेंट्स होंगे, जो भी फाइनेंस हेड होंगे, दे विल रिस्पेक्ट यू एंड गिव एंड टेक रिस्पेक्ट। ठीक है सर, इसमें क्या, बट हमारा बस मेन मोटिव ये है कि उसका इम्पैक्ट आपका क्वालिटी के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर नहीं आना चाहिए। बस आप अपना इंडिपेंडेंट होकर काम करो, दैट्स इट, अपने को तो ये चाहिए। अब हम चलो जितना का एक्सपीरियंस हमने लिया है पर्टिकुलरली, सर बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत रिगार्ड अपने को, मतलब वही तो फील होता है कि आप सीए हैं। नहीं, अगर अदरवाइज अगर आप रिस्पेक्ट ना करें, सबसे पहली बात वो अपनी चेयर छोड़ के आपको बिठाएगा, सर यहाँ प्लीज, कभी भी चाहे जित हेड भी होगा, मोस्टली सर आप प्लीज, वो अपनी चेयर छोड़ेगा। क्यों, उसको पता है कि एट प्रेजेंट आई एम नॉट द बॉस, नाउ ही इज द बॉस। वो मेरे अंडर मुझे रिपोर्ट करेगा सारी चीजें जो भी हैं, टिल जब तक मैं उनका ऑडिट कर रहा हूं। यार रिस्पेक्ट ही होती है। और अगर मान लो सामने वाला बंदा रिस्पेक्ट ना करे, तो देख फिर ऑडिट तौबा करा दूंगा उसकी, माफी मांगता जाएगा लास्ट तक। ये फिर अपने भी एक रवैया होता है ना, सिंपल सी बात है, पर्सन टू पर्सन। सामने वाला बंदा इतनी इज्जत दे रहा है, आप भी कहीं ना कहीं तो हो जाते हैं ना, पसीज जाते हैं कहीं तो, जो कह लो पिघल जाते हैं, कहीं ना कहीं तो हो जाते हैं ना थोड़ा सा। हाँ ठीक है सर, इसमें क्या, पर बस मेन वर्ड इज आपकी इंडिपेंडेंस ब्रीच ना हो, उस पर कोई डाउट नहीं आना चाहिए। माड़ा मोटा होता है, चलता है, या कुछ हम कहते नहीं पर्टिकुलरली प्रिकॉशंस लेकर उन थ्रेट्स को इलिमिनेट या रिड्यूस किया जा सकता है, चलेगा। 100% आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला सर, हमेशा लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। बट यू, आप अपने आप को एबल करो कि मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं कि सामने वाले को लगे ही ना। अब लाइक यहां पे बढ़ाइए, देयर वर कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, periodical checking, verification, as well as reference of in the financial statements। ये तो पहले भी था, periodical checking तो पहले भी होती थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मतलब गलतियों को लेकर वेरिफिकेशन तो पहले भी की जाती थी, कौन सा ये नया कॉन्सेप्ट है। नाउ द वर्ड ऑडिट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कहां से, ओडायर, द फर्स्ट वर्ड ओडायर। ओडायर का मतलब क्या होता था, जहां पे पहले अकाउंट्स पढ़कर सुनाए जाते थे,
कि जैसे आपने बनाए हैं, जैसे राजा महाराज सिस्टम। पहले तो राजा महाराज मोस्टली अनपढ़ ही होते थे, इनको बट इनको वैसे एक्सपीरियंस होता था ना, जहां से गद्दी मिली, क्या न्याय कैसे करते हैं फलाना, इनके रूल्स अलग थे। इनके एक जो खजांची होता था, ट्रेजरर, मुनीम जिसे आप कहते हैं आज की डेट में, सारा हिसाब किताब रखते हैं भरी सभा में। सर को पढ़ के सुनाओ, हमारे पास इस बार कितना टैक्स आया। पहले भी तो लेते थे लगान, पहले कौन सा नहीं लेते थे। तो वहां पे ये सिस्टम था, मीनिंग टू हियर, हमें पढ़कर सुनाया जाए क्या आपने अकाउंट्स, मतलब क्या अपना खजाना बोलता है, कितनी अशर्फियां पड़ी हैं, कितना ये पड़ा है, फलाना पड़ा है, कितना अनाज पड़ा है हमारे पास। पहले तो ये चीजें चलती थी, पर ये उस टाइम से चलता आ रहा है। वेरिफिकेशन तो करना जरूरी है, वेरिफिकेशन नहीं करोगे घपलेबाजी। अगला बीच में जो कस्टडी रख रहा है, जो रिकॉर्ड रख रहा है, जो मर्जी गड़बड़ कर दे। इसीलिए हमेशा एक कंट्रोलिंग हैंड आपको रखना चाहिए, कंट्रोल। नेक्स्ट इज आगे, इन मेडिवल टाइम्स ऑडिटर यूज टू हियर द अकाउंट्स। हाँ जी, read out to them to check that employees were not careless Yes. and negligent. ये ना सर एक सिंपल सी बात हूँ, ऑडिट करवाना मुझे नहीं पता कोई लॉ कहता है या नहीं कहता, वो तो फिर मैंडेशन होगी, वो तो करेगा, होना ही है, ऑडिट होएगा ही। हम तो कह रहे हैं वॉलंटरली भी, क्या वर्ड बोल रहे हैं, वॉलंटरली भी अगर होगा तो भी कोई मॉरल चेक है इंप्लॉयज के ऊपर कि काम कर भी रहे हैं, केयरलेस तो नहीं होगे, नेग्लिजेंट तो नहीं है। अच्छा, तुम सामने से पूछोगे ना एज अ ऑनर, वो इंप्लॉयज हैं यार आजकल, हर बंदा तो एटीट्यूड तो ऐसा लेके फिर रहा है, सर आपने मेरे से पूछ लिया मतलब आपको शक है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, बस ठीक है मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा। इसका मैं अलग ही ईगो लेवल है, आपा नहीं कहेंगे। हमने सिस्टम के अंदर ही वर्ड क्या लगा दिया, ऑडिट, कि जो ट्रांजेक्शन होंगी कल से पर्टिकुलरली हर ट्रांजेक्शन का पैरेलल क्या होगा, ऑडिट होगा। ये सीए साहब हमने रख लिए, पर्टिकुलरली ये सबका ऑडिट करेंगे। अब जो काम कर रहे हैं ना एम्प्लॉयज, उनके अपने आप ही कान होंगे कि जो भी वो काम करेंगे सोच समझ के पंगा लेना। ये सामने ही बैठा एक एक चीज का क्या करेगा, ऑडिट करेगा। मान लो वीकली विजिट, मंथली विजिट, कई उन तो पक्के सीए कंपनी में रखे हुए हैं डेली। तुम ट्रांजेक्शन पास करोगे, पहले मेरे पोर्टल पे आएगी, मैं उसको अप्रूव करूंगा, रिव्यू करूंगा, फिर होएगा सिस्टम में। अब बात ऐसे है कि सर ये कंट्रोल्स लगाने देखो महंगे बहुत पड़ते हैं, सस्ता काम तो है नहीं लगाने को। सिस्टम जितना हाईटेक बनाना चाहो उतना हाईटेक बन जाएगा, बट हाईटेक इन्वॉल्व्स कॉस्ट, समझना पॉइंट। नहीं तो इंप्लॉय की मजाल ही क्या है कि वो कुछ कर जाए, पर उसके लिए तुम्हें तेज तरार होना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली कि कंट्रोल्स क्या लग सकते हैं। आपने तो मोस्टली अब यार आफ्टर बिकमिंग सीएस कितने तो सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन गए, बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बन गए। तुम कितने टाइप ऑफ बिजनेसेस को समझ कर बैठे हो, ऑडिट करके बैठे हो, तुम्हें रग रग तक पता है। अब मैंने कुछ चीजें जहां मैंने चलो ऑडिट करा, मैंने कुछ नोटिस करी, मैंने उल्टा अपने बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करा। मैं कह बात तो सही है, तुम्हें नॉलेज हर तरह की आ गई। कई लोग ना स्पेशली जैसे पर्टिकुलर या तो इंप्लॉयमेंट में कुछ वक्त लगाते हैं या प्रैक्टिस में कुछ वक्त लगाते हैं, फिर उसके बाद बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनते हैं। क्यों, तब आप जब रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेकर बैठोगे ना, तुम्हें जब उस तरह के नॉलेज के बारे में पता होगा, तो देख तेरा बिजनेस कैसे सक्सेसफुल होएगा। मोस्टली सीएस जितने भी आज की डेट में डूइंग बिजनेस शार्क टैंक में बैठे हैं। शार्क टैंक में मोस्टली कौन है, सारे के सारे सीएस तो बैठे हैं। अभी लेंस कार्ड का आईपीओ नहीं आया, कितना तगड़ा आईपीओ निकाला, बोट वाला वो अमन, मोस्टली सारे सीएस हैं। क्यों, आजकल डेफिनेशन चेंज है सर, आजकल कल्ला अपना लिमिट वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर रिटर्न भरने वाला सीन नहीं है। हर तरह के रीजन अलग अलग हैं, एक्सपोजर बड़े अलग अलग हैं। आप अपना माइंड मेकअप करो। अब कई पर्टिकुलरली कहते हैं कि सर एक बार डिग्री कंप्लीट हो जाए इसके बाद पैशन है, पहले प्रोफेशन देन पैशन, कि फिर अपनी मर्जी, चाहे रिस्क लेना है 2 साल 3 साल काम करूंगा, बिजनेस करूंगा, कर लो। अब लास्ट अभी जो रिसेंट बच्चे बने हैं उन्हीं से बात हुई कि आप नेक्स्ट आगे क्या करना चाहते हो। तो उनमें से मेन पॉइंट कहते हैं सर हमारा विजन तो वही है कि कुछ अपने लेवल पे काम वगैरह क्या करेंगे, शुरू करेंगे। हाँ उसके लिए चाहिए कैपिटल, तो 2-3 साल एम्प्लॉयमेंट में लगाकर कैपिटल इकट्ठी करके खोलना तो अपना काम है, बिजनेस आइडियाज। वही चीजें यहाँ पे सर। क्लियर, नेक्स्ट इज आगे बढ़िए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द यूरोप Led लेड टू द एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। हाँ जी,
and consequently demand of auditors. जितना ट्रेड बढ़ेगा ऑडिटर्स की डिमांड उतनी बढ़ेगी। अब अपने सर ने उस दिन बताया नहीं, बलदेव सर ने स्पेशली, कि आपका मतलब आप वही बात कि वो शायद पता नहीं हो ना हो उस वक्त पे कि आपा नेक्स्ट ऑन टॉप 3 वर्ल्ड लेवल पे टॉप 3 इकोनॉमीज का क्या बनने जाएंगे, पार्ट बनने जाएंगे, और आप इस बात के सबूत होंगे, अपने सामने सब कुछ होगा। अब जितनी सर डिमांड, जितनी ये काम बढ़ेगा ऑटोमेटिकली सर डिमांड फॉर ऑडिटर्स तो बढ़ेगी बढ़ेगी। लोग मूर्ख हैं, पागल बनाने वाले बनाई जा रहे हैं, ये है जी, फलाना है जी, वो है जी, कुछ नहीं कम होगा। इंडिया ने ग्रोथ तो करनी है ना। जब इंडिया ग्रो करेगा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो रेडी करना पड़ेगा। उस फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालेगा कौन? द प्रोफेशनल्स। आप कह रहे हो हमें अपनी इकोनॉमी को ट्रिलियंस में लेके जाना है, बिलियंस में, ट्रिलियंस में। अब उस ट्रिलियंस तक लेके जाने के लिए डिजिटाइजेशन बढ़ेगी, रिकॉर्ड कीपिंग बढ़ेगी, कौन मेंटेन करेगा? सीएस। तो ये चीजें हैं, पता नहीं है लोगों को। ठीक है, हर बंदा इनसिक्योरिटी, ऐसे तो सर देखो सिंपल सी बात, इनसिक्योरिटी हर चीज में। तुम्हें क्या लग रहा है हर डॉक्टर सक्सेसफुल है, हर इंजीनियर सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल बनना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट थोड़ी होगा। स्ट्रगल करेंगे, बड़ा मोटा काम करेंगे, डायरेक्शन सही लेंगे, गाइडेंस सही लेंगे, क्यों नहीं होगा सर? ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। नाउ सर द फर्स्ट ऑडिटर जनरल, हाँ जी, Journal of India was appointed in British India in 1860. Hmm. Later, Office of Auditor General was given statutory recognition. प्रेजेंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एन, क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? गवर्नमेंट। जैसे आपने गवर्नमेंट कैग पढ़ा, कैग कंट्रोलर एंड, बट फर्स्ट ऑडिटर तो आपका जो था ब्रिटिश इंडिया में पाया गया था 1860 में, तब से कॉन्सेप्ट चल रहा है। एंड द आईसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ क्या? स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1949 फॉर regulating the profession of chartered accountancy in India. Just definition as per ICI, क्लियर? कम से कम इतना तो करके जाए, कल पक्का हम यहीं से पढ़ेंगे, आगे ही चलेंगे, क्लियर? डेफिनेशन एज पर आईसीआई पढ़िए। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैंने पहली वर्ड के बोला एग्जामिनेशन मस्ट भी क्या होनी चाहिए? नहीं, बेशक ऑडिट ही छोड़ दो, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो खाना पूर्ति है, फॉर्मेलिटी है। फिर तो मैनेजमेंट ही सही दिया, समझो। शेयर होल्डर क्या बोलेंगे? फिर तो मैनेजमेंट ही सही थी, पता नहीं सच बोल रही थी, पता नहीं झूठ बोल रही थी, तुमने भी उनकी हाँ में हाँ मिलानी थी, फिर फायदा क्या हुआ? नेक्स्ट इज ऑफ financial information, yes, of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with the view to expressing an opinion. तुम ये सारी एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हो? व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, सर पर्पस तो मेरा एक ही है, विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन, क्या लिखा हुआ है? ओपिनियन। कि हमने उसके ऊपर ओपिनियन क्या करनी है? प्रिस्क्राइब करनी है, क्लियर? सो कल वाले पार्ट में आज अपने वो प्रोसेस वाले पे टाइम लगाया, वो जरूरी था, क्योंकि आगे पूरा थीम तुम्हारा इस कंटेंट के ऊपर चलेगा। हाँ, अब आपकी स्पीड चलने वाली है 1 by 1 टॉपिक्स, मतलब अपना प्रॉपर वे से कल वाले लेक्चर में मुझे जितना बेस रिक्वायर था, मोस्टली बेस आपने वर्डिंग्स पे समझना शुरू कर दिया। बाकी धीरे धीरे कल वाले पॉइंट में आपको कुछ वर्ड्स नए मिलेंगे, कुछ रेपिटेटिव मिलेंगे, ऑन एंड ऑन डे बाय डे चलते चलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।